फ्रीडम एक्सप्रेस के इस वीकली एपिसोड में हमारी खुशनसीबी है कि हम एक ऐसे शख्स से गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान का कृषि मंत्री ही नहीं रहा, बल्कि किसी भी सियासी जमात से अगर आप बात करें, लीडर से बात करें, तो वो एक निहायत शरीफ, ईमानदार और मुखलिस लीडर की हैसियत से आज उनका मकाम आज भी है। बहुत से लीडर आए हैं और चले गए, लेकिन हमारे सोमपाल शास्त्री साहब की शख्सियत इस तरह की है कि मैंने मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों से जब भी बात की, उनके अखलाक, उनकी मोहब्बत और उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी पर किसी को कोई शुबा नहीं हुआ। हमारी खुशनसीबी है कि आज हम सोमपाल शास्त्री साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं हजरत आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जो फ्रीडम एक्सप्रेस का चैनल है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि जिस हिंदुस्तान का हमने तस्वुर किया था गांधी, नेहरू, आजाद, लोहिया ने, वो हिंदुस्तान का रास्ता कहीं बदल गया है। और जो हिंदुस्तान की रूह है वो गांव में रहती है, किसानों की शक्ल में। आज वो रूह तड़प रही है सड़कों पर, ठंडक में। बच्चे किस तरह से बिलबिला रहे हैं, हुकूमत किसी तरीके से कुछ कहने को तैयार नहीं है। ये बिल, क्योंकि आप खुद एक इसके मिनिस्टर रहे हैं, लॉ को भी जानते हैं और खुद किसान परिवार से आपका ताल्लुक रहा है, इस बिल की अच्छाइयां बुराइयां क्या हैं, हुकूमत की जिद क्यों है, अगर ये मसला ऐसे ही चला तो ये कहीं ऐसा ना हो कि ये मुल्क और मुसीबत में पड़ जाए। मैं आपकी उस पर राय लेना चाहता हूं। जी अदीब साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस गुफ्तगू के लिए मेरा इंतखाब किया, और जो शब्द आपने मेरे शख्सियत के बारे में इस्तेमाल किए हैं, मैं बहुत 35 साल से आपसे वाकिफ हूँ, इसलिए यह हक मुझे था, मैं जानता हूँ जी। नहीं, वो आपका बहुत बहुत शुभकामना है, और आप जैसे मित्र से जब इस तरह की चीजें सुनने को मिलती है तो उत्साहवर्धन होता है, हौसला बढ़ता है आदमी का। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो हमने अपने लोकतंत्र का, अपनी जमहूरियत का जो दर्शन बनाया था, जो फिलॉसफी बनाई थी, जो विजन बनाया था, उसमें भटकाव तो आते रहे हैं, परंतु अब जो भटकाव आ रहा है वो बहुत ही डराने से वाला, बड़ा भयावह है, और आने वाले समय के कोई अच्छे भाव उससे नहीं बनते, उम्मीद नहीं बनती। मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं, एक बात में मैं ये मानता हूं कि हमारी जमहूरियत में, हमारे लोकतंत्र में बहुत सी खामियां हैं, रही हैं, परंतु फिर भी आप जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके ग्रुप को छोड़ दीजिए, जिसमें अमेरिका और यूरोप के देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये सम्मिलित हैं, तो जिसको दूसरी और तीसरी दुनिया कहा जाता है, सेकंड और थर्ड वर्ल्ड, उनमें आप किसी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता देश का, परंतु उनके हिसाब से हमारी जमहूरियत जो है वो पहले के मुकाबले में ज्यादा परिपक्व हुई है। और बहुत बार ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जब भी इस तरह की एबरेशंस आती हैं, इधर उधर होने का डर लगता है, तो हमारा जो लोकतंत्र है उसको ठीक करने की उसमें कैफियत है, उसमें ताकत है। तो ये तो एक खुशी की बात है। परंतु एक बात मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ इसी बात में, कि महाभारत से बाद का और महाभारत तक, उससे पहले का जो इतिहास है वो तो केवल अंदाजे हैं, पर जो भी इतिहास, जो भी तारीख हमारे सामने है, जो हमें उपलब्ध है, उसका जायजा लेने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सबसे बड़ा नुकसान हमारे राष्ट्र समाज का, हमारी नेशन का, हमारी कम्युनिटी का दो चीजों ने किया, दो प्रवृत्तियों ने किया, दो टेंडेंसीज ने। एक तो जात, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्रवाद, इनके कारण जो हमारा समाज और नेशन बटा रहा, उसी का नतीजा हुआ कि थोड़े थोड़े लोग बाहर से आए, 10-10, 20-20 हजार घुड़सवार। उन दिनों कोई बम्बार्डमेंट नहीं था, एरियल बॉम्बिंग नहीं था, मिसाइल नहीं थी, और इस देश को रोनते चले गए और उस पर राज भी किया इतने दिन। और मजे की बात यह कि इस संस्कृति में, इस कल्चर में इतनी खूबी थी कि उनको अपने अंदर जज्ब करके वो यहाँ रह गए, पता भी नहीं कि वो कभी बाहर से आए थे। तो
वो जो एक विभाजनकारी प्रवृत्तियां थी, वो जो डिविजिव टेंडेंसीज थी, उन्होंने बहुत नुकसान किया। और इतिहास जब हम पढ़ते हैं ना अदीब साहब, तो उसका एक ही मकसद होता है कि इतिहास में आदमी ने अपनी जाति बात में या परिवार की बात में या समुदाय की बात में या राष्ट्र के स्तर पर जो गलतियां की हो उनको नहीं दोहराने का अहद ले, उनका संकल्प करे कि आगे हम इनको नहीं दोहराएंगे। तो उस इतिहास की गलतियों को नहीं दोहराएं, उसमें करेक्शंस करें, उसमें सुधार करें, तो समाज लगातार सुधरता चला जाता है, प्रगति होती चली जाती है। दूसरी चीज, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और डॉक्टर अपने जो अमर्त्य सेन और प्रोफेसर मनमोहन सिंह जी जैसे हमारे प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो हमें वो अर्थशास्त्र में ये पढ़ाया करते थे कि भारतीय समाज में बहुत लंबे समय तक अंधविश्वास के कारण जो अकर्मण्यता थी, जिसको अंग्रेजी में इंडोलेंस कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लो विलिंगनेस टू वर्क, वो हमारी प्रगति में बहुत बड़ी बाधक रही है। हम हर एक चीज को भाग्य के ऊपर छोड़ देते हैं, हमारा अल्लाह कर देगा, भगवान कर देगा, मूर्ति पूजा कर ली, गंडे बना लिए, ताबीज बना लिए, अपने आप कुछ नहीं किया। अब आधुनिक शिक्षा और आधुनिक आर्थिक प्रगति के आगाज के बाद हमारे देश ने उससे बाहर निकलना शुरू किया था। और उसका एक सबसे बड़ा सबूत अदीब भाई ये है कि कोई भी हिंदुस्तानी, ये बात मैंने जब 10वीं योजना का दस्तावेज हम फाइनल कर रहे थे वाजपेयी जी के समय में, उस समय योजना आयोग का सदस्य था, तो उस समय मैंने ऑफिशियली कही थी, उसमें लिखा हुआ है, मतलब दस्तावेज में नहीं लिखा पर मेरी चर्चा में, कि साहब हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, मजदूर हो, ड्राइवर हो, मैनेजर हो, टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, व्यापारी हो, किसान हो, जब वो विदेश में चला जाता है तो अमेरिका और यूरोप जैसे माइटी शक्तिशाली देशों में उसने अपनी जगह बनाई है। दे हैव क्रिएटेड ए निश फॉर देमसेल्व्स। तो ये क्या कारण है कि जब वो यहाँ वही काम करना चाहता है तो उसके जूते घिस जाते हैं, उसे करप्शन का शिकार होना पड़ता है और वो हताश हो जाता है और बैठ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि इस आधुनिक आर्थिक प्रगति और आधुनिक शिक्षा के कारण और वैश्वीकरण के कारण हम उस अंधविश्वास और अकर्मण्यता से बाहर निकलना शुरू कर रहे थे। जब से यह सरकार आई है पिछले 6-6.5 साल से, इन दोनों चीजों में वापस उसी गड्ढे में हमको डालने की बात हो रही है। इसको देखकर ये लगता है कि हमारा जो आने वाला समय है, जो भविष्य है, वो अच्छा नहीं है। इस तरह के जो टकराव पैदा किए हैं, इस तरह की जो आशंकाएं पैदा की हैं, और राज्य का जो प्रथम कर्तव्य होता है, नेशन स्टेट की ड्यूटी, दैट इज टू प्रोटेक्ट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन। Now the जी state is becoming the biggest cause of denigration of citizenship. So ये नहीं, अच्छा ट्रेंड नहीं लग रहा है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो मजहब का और बिरादरी का किस्सा खड़ा हुआ है, लेकिन पिछले संडे को मैं गुफ्तगू कर रहा था मार्कंडे कांजूर साहब से, तो मैंने उस वक्त उनसे ये कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में गांधीनियन तरीके से खवातीन जो बाहर आई, यानी पहला पिछले साल शाहीन बाग में औरतों ने, खवातीन ने बुर्का पहन के, चादर ओढ़ के, ज्यादा मेजॉरिटी में वो थे, गैर मुस्लिम कम थे जी। मैंने कहा वो पहला मूवमेंट था। और दूसरा मूवमेंट ये जो कृषि कानून के खिलाफ इस वक्त औरतें और मर्द और सब खड़े हो गए हैं दिल्ली के बाहर, ये दूसरा गांधीनियन मूवमेंट है। तो जस्टिस काटजू साहब ने कहा कि जो पहला मूवमेंट यानी शाहीन बाग का था, उसमें तो औरतों ने गलती करी, वो मुसलमान औरतें ज्यादा चली गईं। यानी हमको अब ये अख्तियार नहीं रहा कि मुस्लिम कम्युनिटी कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करने का हक उसको है। मुझे अब ये डर लगता है कि इस डिमॉन्स्ट्रेशन में किसान सारी जगह से आ रहा है, लेकिन मेजॉरिटी सिखों की है। तो कहीं ये जो नारे लग रहे हैं कि खालिस्तानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, क्या ये भी एक वक्त आएगा कि कहीं ये रुख उस तरफ न चला जाए? क्योंकि ये बुरी तरीके से किसानों का आंदोलन है। लेकिन जिस तरीके से शाहीन बाग को मुस्लिम आंदोलन बताकर, और जिसका जस्टिस काटजू साहब ने बिल्कुल ओपनली कहा कि भाई वो औरतें, वहां मुसलमान औरतें क्यों चली गई, इसलिए फेल हो गया। तो ये हमको तो एहसास था, लेकिन हमको अब ये डर लग रहा है कि खालिस्तान की बातें हो रही हैं,
मैं कल टीवी पे देख रहा था कि जो लोग बीजेपी के सपोर्टर थे सिख, उन्हीं को अब खालिस्तानी बता रहे हैं कि वो यहाँ बैठे हुए हैं। उस तरफ आपका क्या ख्याल है कि कहीं अभी भी तो डाइवर्जन नहीं होगा? हम ये समझते हैं कि अब आजकल डाइवर्जन की पोजीशन ये है कि आपने देखा होगा कि राम मंदिर के नाम पर चंदा जमा हो रहा है, और वो खालिस कल अगर आपने देखा हो कि बुलंदशहर में मोटरसाइकिल की एक रैली निकली जिसमें माँ बहन की गालियां दी गई चंदे के नाम पर, तो अगर कोई रिएक्शन इधर से होगा, क्योंकि दीवाने दोनों तरफ हैं, तो कहीं ये और खतरा तो नहीं हुकूमत इसको, क्योंकि अपनी हठधर्मी से ये वापस नहीं करेंगे, तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं और ये रेसिम तो नहीं ले जाएंगे। उस पे आप क्या समझते हैं? अदीब साहब, मैं आपकी चिंता से बिल्कुल सहमत हूं, और एक बात जो मैं पहले टिप्पणी कर चुका हूं कि जिन प्रवृत्तियों के कारण हमारे राष्ट्र का हजारों सैकड़ों साल इस तरह से हुआ, उन प्रवृत्तियों को दोबारा से पनपाया जा रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से पनपाया जा रहा है। ये स्थिति भयावह है। दूसरे लोग उठाते थे, आपने कहा कि ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व तो सभी समुदायों में होते हैं जो लापरवाह भी होते हैं, गैर जिम्मेदार ही नहीं होते बल्कि शरारती भी होते हैं। परंतु सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से इन चीजों को पनपाया जाए, ये जो बात है ये भयावह है। तो मेरी जो पहली टिप्पणियां हैं उनमें ये बात, ये चिंता सम्मिलित है। अब आंदोलन की बात अगर मैं करूं आपसे, तो आंदोलन कभी भी, कोई बहुत छोटों को आप देख लीजिए, जो आंदोलन ऐसे चले जिनको किसी ने प्रायोजित किया, वो आंदोलन लंबे नहीं चल पाते। कुछ हैं ऐसे नेता लोग जो कई डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, 100 करेंगे, 200 करेंगे, 500 करेंगे। आपके सामने साम्यवादी विचार का एक उदाहरण है। कितनी बड़ी बड़ी रैली लेफ्टिस्ट हमारे दिल्ली में निकालते थे, कई कई घंटे हमारा आप देखते थे सड़कों के ऊपर, लेकर लाल किले से और पार्लियामेंट तक, कई बार तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वो चलते थे। परंतु क्योंकि उस विचार के लिए भारत की भूमि उर्वरा नहीं थी, जरखेज नहीं थी, तो उसको पकड़ा नहीं हिंदुस्तान ने। कुछ जगह सीमित रह गया, वो पकड़ा नहीं। वो पकड़ी वही बात जो जनसाधारण से, ये एक मैंने उदाहरण दिया, मैं कोई अपने लेफ्टिस्ट मित्रों से कोई मतभेद नहीं रखता, परंतु जिस तरह की चीजें हुई तो उसको आपने देखा ना कि अपने आप वो हमारे समाज से वो विचार बेदखल हो गया। पूरे विश्व में भी हुआ है और हमारे देश में भी हुआ है। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि ये जो मौजूदा आंदोलन है किसानों का, इसकी शुरुआत तो निश्चित रूप से पंजाब से हुई, परंतु पंजाब में एक खास बात देखने को मिली। ग्रामीण जो हमारे क्षेत्र हैं, अदीब साहब आप भी जानते हैं, वो जातियों में बटे हुए हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, पर हैं वो बटे हुए। हालांकि अब आहिस्ता आहिस्ता, जो मैंने पहले कहा कि आधुनिक शिक्षा, औद्योगिक प्रगति और वैश्वीकरण और शहरीकरण के दबाव में वो जातियां स्वतः टूट रही हैं। अंतरजातीय विवाह कितने हो रहे हैं हमारी अपनी कम्युनिटी में, मेरे परिवार में हुए, और वो जो लड़के या लड़कियां दूसरी जातियों के, वो हमारे अपनी बिरादरी से बेहतर बर्ताव कर रहे हैं परिवारों में आकर, तो वो खत्म हो रहा था स्वयं। तो पंजाब में क्या हुआ कि उन्होंने आतंकवाद की विभीषिका देखी थी। मेरा बहुत निकट संबंध है पंजाब में, मेरी बेटी अबोहर ब्याही है और बहुत सारे रिश्तेदारियां अबोहर में, फाजिलका में, दूसरी जगहों में भी, और किसान, और हमारी जो जाट कम्युनिटी है जो मुख्यतः किसान है, उन सब में मेरा बहुत ताल्लुक है। आप आश्चर्य करोगे कि दो चीज देखिए आप। एक तो जब से सड़क पर आकर वो किसान बैठा, तो पंजाब में जात बिरादरी नाम की चीज नहीं है। उसमें कमोह भी है, उसमें सैनी भी है, उसमें रोड भी है, उसमें राजपूत भी है, उसमें जाट भी है। जितनी कम्युनिटी हैं और गुर्जर जो पंजाब का है, वो सारा का सारा आया है। और दूसरी बात कि गुरुओं के द्वारा जिस सामूहिक और सामुदायिक संस्कृति का विकास किया गया था, लंगर की बात, मैं तो यूरोप में, तो विश्व के 46 देशों में गया हूं, मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा जहां गुरुद्वारा नहीं हो और वहां लंगर नहीं लगता हो। मेरी बेटी एडिनबरा में पीएचडी कर रही है, वहां गए थे मैं और मेरी पत्नी 2 साल पहले, तो वहां एडिनबरा में लंगर लगता है। तो उस लंगर की संस्कृति का सड़क के ऊपर इतना सकारात्मक प्रदर्शन, ऐसा पॉजिटिव मैसेज पहले कभी नहीं देखा। बल्कि मेरी पत्नी, आप आश्चर्य करेंगे, मुझे कहती है कि इनका ये देखकर तो जी करता है कि सिख धर्म में सम्मिलित हो जाए। तो होना ये चाहिए कि प्रत्येक समुदाय का, प्रत्येक संप्रदाय के कुछ
उज्जवल पक्ष होते हैं, कुछ एक ब्राइट एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं। तो समाज का जो स्वरूप होता है मिला जुला, उसमें क्या होता है, जैसे भारत ने, जिसको हम गंगा जमुनी संस्कृति कहकर ये बात कह देते हैं संक्षेप में, तो जिसमें जो अच्छी चीज है उसको लेना चाहिए उससे। तो यहाँ आने के बाद हरियाणा में उसका जो असर हुआ है वो देखने वाला है, क्योंकि हमारा जो जितना भी हमारा जाट है ना जमुना के पूरब की तरफ, अदीप साहब आपको नहीं मालूम, हम सारे हरियाणा से गए हुए, 1265 से पहले कोई जाट नहीं था उधर। तो आज मैं ये देख रहा हूं कि वहां हमारे वो पुराने मकान, पुराने घर जहां से हम गए, उनसे हमारे अभी जीवन ताल्लुकात हैं। तो जी उन्होंने इस संस्कृति का जो रूप देखा और उसके साथ वो उसी रूप में शामिल हुए, तो ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है आगामी बिल्कुल सामुदायिक भावना के लिए। और वही चीज अब पश्चिम यूपी में भी पकड़ कर रही है, हमारे जो प्राचीन बिल्कुल। पंचायत प्रणाली थी वो भी। तो वहां मुझे बहुत फर्क लगता है पड़ा। कि जी ये जो आरोप लगाने की और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कितनी तसल्ली से उनके वॉलंटियर्स ने उसको संभाल के रखा। आप आश्चर्य करेंगे, जो जिम्मेदारी सरकार से अपेक्षित थी, जी उस जिम्मेदारी का परिचय वो समूह दे रहा है, वो उग्रता नहीं करके कितनी शांति से और सामूहिक भावना से काम कर रहा है। तो ये बहुत गजब की बात है और बड़ा अनुकरणीय है, पूरा भारत अगर उसका अनुकरण करे। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि खेती की मार्केटिंग और इन चीजों में अगर ये सामुदायिक भावना हो जाए, तो ना हमें किसी कानून की जरूरत है, ना किसी आड़तिये की जरूरत है, ना किसी बिल्कुल। व्यापारी की जरूरत है। किसान अपने हाथ में अगर सामूहिक ले ले मार्केटिंग इस चीज को रेप्लिकेट करके, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लक्षण लग रहा है। नहीं सोपाल भाई, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो जहां ये फैसले होते हैं, यानी पार्लियामेंट में, समाज कुछ इस तरह का बन गया है कि आप बाहर हैं, जी आप कैसे न जाने कितने लोग पार्लियामेंट से बाहर हैं, और प्रियंका और जो आग उगलते हैं वो पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, जिनके पास दौलत के खजाने हैं वो पहुंच रहे हैं। तो ये कानून का जो मंदिर है, वहां नुमाइंदगी जिन लोगों की हो रही, यही मैं समझता हूं, जो मैंने एनालिसिस किया, कि जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट यानी सन 52 से लेकर, और जो पार्लियामेंट का के जो वजूद था, जब मैं स्टूडेंट लीडर था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का 60s में, तो मैं आता था, गैलरी में बैठता था और सिर्फ डिबेट सुनने आया करता था। जी अब हम जब पार्लियामेंट गए तो गैलरी तो खाली थी, वहां कोई हीरो था ही नहीं, नीचे कुछ सुनने वाला नहीं था। तो इतना जो फर्क हुआ है, ये मैंने पार्लियामेंट में कहा। अरुण नेहरू कहने लगे कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, हकीकत ये है कि मैं इसी गैलरी में ऊपर आता था और अपने स्टूडेंट डिबेट्स लीडरों को के साथ सुनने के लिए, और डिबेट सीखने के लिए। सुनता था हाँ जी। कि ये देश के ये मालिक लोग हैं। अब जो हालत है, क्या उसमें कोई कोई इस निजाम में इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट जाना और फिर मुल्क में कानून बनाना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी मैं समझता हूं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वजूद के लिए तो लड़े, मुल्क के लिए उन्होंने फैसला नहीं किया, जिसकी आज हम इसीलिए चाहते थे। ये जो बिल आया है, इसमें एक तरफा ये कहा जा रहा है कि इसको हटा दिया जाए, इसको वापस ले लिया जाए। इसमें मेरी समझ में ये आता है कि अब किसानों को हुकूमत पर एतबार नहीं रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं, या कोई और वजह? इसमें जो मैंने जितनी बातें आपकी सुनी, जितना मैं रिटेन कर पाया हूँ, जी चार चार डायमेंशंस आपने मेंशन किए हैं। नहीं, जैसे गवर्नमेंट कह रही है। हाँ नहीं, मैं 1 मिनट बता जी दूं आपको। जी एक तो ये कि 1984 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट निकली थी CIA के हवाले से, CIA ऑफ अमेरिका। उसमें उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, मेरे वो शब्द याद हैं, वो कटिंग भी कहीं मेरी फाइल में रखी होगी, मैं ढूंढूंगा। बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी, इंडियन डेमोक्रेसी विल बी ग्रेव्ड बाय मनी एंड माफिया। 84। 1984 में, and it is precisely coming true. And on this plane, as you rightly put it, Adib Saab, all parties are sailing in the same boat. ऐसे लोगों को भर्ती किया है, और है क्या, संसद हो, परिवार हो, कोई संस्था हो, कोई किसी तरह का एक कंपनी हो, तो उसकी जो गुणवत्ता है सामूहिक निर्णय की, वो तो उसके
किस प्रकार की गुणवत्ता के व्यक्ति उसमें उन्हीं से निर्धारित होती है ना। The quality of that institution gets decided by the quality of the people that it takes. तो वो एक तो ये गिरावट आई है। दूसरी, आपने जो संसद की बात की, मेरे वालिद रघुवीर सिंह शास्त्री आर्य समाज के टॉप लीडर थे इंडिया के, और बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे जाट होते हुए। चौथी संसद में वो थे, तीसरी में मेरे ताऊ जी थे, और उसके बाद भी हम लोग सुनने जाया करते थे। और आप और हम थे, जब जैसे शिवशंकर साहब बोलते थे तो मैं आज कहता था कि हम अंग्रेजी सीखा करते थे उनसे कि कैसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर खड़े होकर। और बहुत थे ऐसे पार्लियामेंटेरियन। आज उस तरह की गंभीर चर्चा संसद में जिसको सुनकर आदमी कुछ सीखे, वो नहीं रही। यही तेर-मेर और आरोप प्रत्यारोप और शोर शराबा, और सारी पार्टियां एक ही हैं। मैं आप तो साथ रहे, मैं वीपी सिंह साहब के साथ रहा हूं, तो जब जनता दल में थे हम, तो उस समय अरुण नेहरू जी और ये कहा करते थे भाई पार्लियामेंट को रोकना है आज। तो मैं उसका, हालांकि मेरी हैसियत नहीं थी, पर मैं कहता जरूर था कि साहब ये परंपरा मत डालिए, फिर हमें भी भुगतनी पड़ेंगी, ये इनको मत करिए। एक तरीका है संसद का, आपको कोई चीज नहीं है तो आप वॉकआउट कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, पर ये शोर करना, वेल में जाना, ये मत करो। आज क्या तमाशा हो रहा है। तो दूसरा पक्ष आपका ये है जो आपने कहा। और तीसरी बात आपने कही कि जो ये किसान बैठे हैं और जो संसद की प्रणाली है, अब इन कानूनों को पास करने के लिए कौन सी इमरजेंसी लगी थी अदीप साहब के? हमने इसका आपका ऑर्डिनेंस का रूट अडॉप्ट किया। ऑर्डिनेंस तो तब होता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया हो और एक खास तारीख हो, उस तक अगर वो नहीं हो तो उससे गड़बड़ हो सकती है, अनिश्चितता हो सकती है। तो क्योंकि इनकी आदत है कि हर एक चीज को इवेंट बनाकर पेश करना, ये वर्तमान प्रधानमंत्री सहित सबकी, जो अंग्रेजी में कहते हैं दे वांट टू प्रोड्यूस रैबिट आउट ऑफ द हैट, कि देखो हमने क्या जादू कर दिया। तो पहले ऑर्डिनेंस रूट लिया, उसका ढोल पीटा। फिर जब आया लोकसभा में, भाई इनके पास मसल था, इनके पास वो थी, पास हो गया। राज्यसभा में गया, हमारा आप तो रहे हैं, छोटी छोटी बात पर डिवीजन डिमांड होती थी, खट से बटन ही तो दबाना है, आपका कोई बजट नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। तो अगर अपोजिशन डिमांड कर रहा था तो दबने देते बटन, आपकी भी लेजिटिमेसी हो जाती, कोई शोर नहीं करता। धींगा मस्ती कहा के नहीं वॉइस वोट, तो वॉइस वोट को आप कैसे करो? हमने तो देखे हैं कितनी बार डिविजन होते थे। और एक और बात जो लास्ट में आपने कही, कंसल्टेशन का प्रोसेस, मुझे खूब याद है राजीव गांधी जी और वीपी सिंह जी का तो कितना कड़वाहट हुआ था, परंतु राजीव गांधी यदा कदा, और तब तक मेरी उस तरह की हैसियत नहीं थी, बुलाकर आप आश्चर्य करेंगे सलाह किया करते थे। और ये कहते थे सोमपाल भाई आप उनके साथ हैं वो अलग बात है, पर आपको कोई काम व्यक्तिगत हो तो कभी संकोच मत करना। एक बार तो राष्ट्रपति भवन में अपने हाथ से लिख के स्लिप दी जो मेरे बटुए में अब तक पड़ी थी। इसी तरह नरसिंह राव जी बुला के 3-4 ओकेजन्स के ऊपर मेरे से बहुत गंभीर चर्चा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे प्रोफेसर रहे हैं। मैं नेपाल किसी कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था 2012 में, तो घर कई फोन आए, आते ही वाइफ ने कहा, मैंने फोन किया, मैं मिलने गया, तो उन दिनों दाल की प्राइसिस का तो बुलाकर 35 मिनट मेरे से चर्चा की और उसके वो नोट लिए। तो अब क्या है कि वो जो चर्चा की परंपरा थी, आप उनसे बाहर वालों से, तो आपके याद है इंदिरा जी ने यूएन में भेजा अपना भारत का पक्ष लेने के लिए वाजपेयी जी को, इसी तरह नरसिंह राव जी करते थे। तो अब जो है दूसरों से चर्चा तो छोड़ दीजिए, मंत्रिमंडल में, मैं तो वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में रहा हूं और मेरी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं, इतनी कड़वी और वैसी चर्चा होती थी। 3 अवसरों पर तो मैंने कहा सर या तो इसको कर दीजिए, नहीं तो मुझे मेरे उत्तरदायित्व से मुक्ति दीजिए। तो हमारे पिता के साथी थे, वो बराबर थे, झाड़ भी पड़ी मुझे, पर जो मैंने कहा वो हुआ, क्योंकि वो समझते थे कि बात ठीक है। आज उस संस्कृति को तिलांजलि दे दी गई है, बिल्कुल कोई चर्चा ही नहीं है। मैं तो बीजेपी के, आप और हम बहुत सारे को जानते हैं मिनिस्टर्स को, उनमें आपस में भी चर्चा नहीं होती, सारा कुछ काम पीएमओ से चलता है। ये एक नई बात पैदा हो गई, तो ये भी कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है कोई। ये सोमपाल भाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त जो जजमेंट आया है जी, और धीरे धीरे उनके जो भी जजमेंट्स आ रहे हैं, उसमें कम से कम मेरा ऐसा आदमी के दिल नहीं मानता, उसका दिमाग काम नहीं करता कि ये जजमेंट तो वो है जो दिल और दिमाग एक्सेप्ट कर ले। ये जो उन्होंने कमेटी बनाई, और इस कमेटी के बाद, क्योंकि ये एक अंदाजा हो रहा था कि ये बेल आउट होंगे थ्रू कोर्ट,
तो कोर्ट की क्या इतनी हैसियत गिर गई है कि अब कौन सी मंजिल बची है जहां हम लोग जाएं? क्योंकि बहुत लोगों को कल मैं सुन रहा था, और वो जो इस वक्त तहरीक चला रहे हैं, वो कह रहे थे हमें एतबार नहीं रहा कोर्ट पे। तो अगर कोर्ट पे एतबार हट जाता है, पार्लियामेंट का तो मजाक आपने अभी खुद ही सब पूरी तफसील बताई और दुनिया देख रही है, जब कोर्ट के ऊपर शुबहात खड़े हो जाएं तो समाज कहाँ खड़ा होगा? ये जो अभी जो जजमेंट आया है कि कमेटी बनाई जाए, जबकि किसानों ने तो कमेटी की कोई बात की नहीं थी। ये लड़ाई तो हुकूमत की और किसानों की थी। इसमें तीसरे खाने के मीर कहां से आ गए और इन्होंने अपना फैसला दे दिया? इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? अदीब साहब, मैं जिस दिन ये फैसला आया है उससे पहले दिन जनसत्ता का जो जनादेश टीवी चैनल है, आलोक जोशी उसमें नहीं, वो अमरीश कुमार और हरजिंदर मेरा इंटरव्यू ले जी रहे थे। जी जी मैं बहुत टाइम। उसकी कॉपी जी भेजूंगा आपको मैं। जी उस दिन मैंने प्रेडिक्शन कर दी थी कि मेरा आशंका यह है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को बेल आउट करने का काम करेगा। परंतु तब तक भी मुझे ये उम्मीद थी, जो अगले दिन तो जमीन दोज हो गई, ध्वस्त हो गई, कि कम से कम समिति तो ऐसी बनाएंगे जिससे निष्पक्षता और विश्वास जगने की बात हो। जी तो जो जाने माने वकील थे इन सारे तथाकथित सुधारों के, मैं चारों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, चारों को, और लंबे समय से जानता हूँ, दोनों इन अर्थशास्त्रियों को, प्रमोद जोशी जी को और डॉक्टर अशोक गुलाटी जी को, और ये धनवत जो है, ये क्योंकि शरद जोशी तो हमारे साथ थे वीपी सिंह साहब के समय, जी तो मैं इन सबको जानता हूँ। और भूपेंद्र मान तो आपके हमारे साथ राज्यसभा में, शायद आप बाद में आए, हम जी पहले थे, मेरे साथ रहे 6 वर्ष। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मान ने कैसे स्वीकार कर लिया। तो वो एक ही दिन बाद वापस हो गए, तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लॉ का भी विद्यार्थी रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से, और कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे 88% नंबर थे, मैंने बहुत ओ, नजदीक से पढ़ा उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे भारत की न्याय प्रणाली के अब तक के इतिहास में कभी भी इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र है, जो उसका दखल है, वो तो यह है कि अगर कोई कानून पास हुआ है पार्लियामेंट से, तो उसकी किसी क्लॉज को या पूरे कानून को या तो संविधान के अनुरूप घोषित करे या संविधान के विपरीत घोषित करे। कानून को संविधान के विपरीत भी नहीं है, फिर भी उन्होंने उसको उसमें अबेयंस में रख दिया, ये हमने तो कभी सुना नहीं। तो ये जो बात हुई है, इससे सीधा सीधा ये शंका जो पहले दिन मैंने व्यक्त की थी और कई दिन से चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सरकार को बेल आउट करने की बात करेगा, ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। एक संस्था जिसके ऊपर ये बचा था कि ये तो भाई सरकार के और संसद के पारित कानून की भी सॉरी, जी आवाज आ रही है? हाँ नहीं, आवाज तो आ रही है मेरी, वो पिक्चर कहीं गायब हो गई, पता नहीं। तो खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें, एक मिनट अदीब साहब, जी, वो बीच में मेरा हाथ लग गया था किसी बटन पे। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही अनहोनी और अजीब सी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बना दी और बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे दो पक्ष आपस में लड़ रहे हों जी और एक पक्ष का वकील हो और उसी को उसका पंच बना दिया जाए। तो पंच तो बीच का आदमी होता है। मैं कहता हूँ सरकार के भी, आपको एक घटना और बताऊं, अन्ना हजारे आपके याद है, बैठे थे, जी मेरी जी जी बड़ी जी जी पुरानी मित्रता है। तो जी जब वो समिति बनी, सरकार ने उनको कहा, तो जी सरकार ने एक ग्रेस तो दिखाई कि उस कमेटी के चेयरमैन अन्ना रहेंगे जी और उनके भी प्रतिनिधि रहेंगे, सरकार के भी प्रतिनिधि रहेंगे, स्पेशलिस्ट भी रहेंगे। जी तो कम से कम समिति तो आप निष्पक्ष और जानकारी वाली, पर जो लोग इसके वकील रहे, पक्षधर रहे, उन्हीं के हाथ में आपने उनको न्यायाधीश बना दिया, पंच बना दिया। तो विश्वास जो किसानों को पैदा हो सकता था और एक बहुत बड़ा मौका मिला था सरकार को भी कि चलो हमसे गलती हो गई, क्योंकि अविश्वास क्यों बना, ये भी एक जानने वाली बात है। आदिब साहब, मुझे समय दें तो आप 2 मिनट। 2014 के चुनाव अभियान में सबसे ज्यादा प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का कि हम स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश जी को लागू करेंगे
जिसमें C2 प्लस 50% पर MSP होगी। जी। और ये भी एक संयोग है, ये एक और वाकया भी है कि उस आयोग का पहला सदस्य मैं था। अच्छा। जब मैंने इस्तीफा जी, दिया तब बताइए। स्वामीनाथन बने थे। जी। और ये मेरा फाइल पे फाइंडिंग था, पर उसको छोड़ दीजिए। उसका खूब प्रचार किया और बीजेपी को उसका लाभ हुआ, होना चाहिए था। मेरे जैसा आदमी भी बहुत आशान्वित हुआ, मुझे बड़ी उम्मीद जगी कि होगा। 2015 में जब उन्होंने नहीं किया तो कोई लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो वहां हलफनामा दाखिल कर देते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है। तो अगर ये संसाधनों में संभव नहीं था तो इतना गैर जिम्मेदाराना वायदा क्यों किया था? आप तो 6 साल पहले सरकार चला चुके थे वाजपेयी जी के समय। जी। तीसरी बात, 2016 में ये कहना शुरू किया आमदनी डबल कर देंगे। तो हम जैसों ने पूछा भाई उसका टाइम फ्रेम बताओ, रोड मैप बताओ, तो आज 2022 तक। आप अचंभा करेंगे, आश्चर्य करेंगे कि 2018 की जो रबी की रिपोर्ट है CACP की, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस की, उसमें सरकार ने ग्राफ पेश किए हैं जिसमें 2013 और 18 के बीच में किसानों की इनकम 30% रियल टर्म्स में घटी है। आप तो बढ़ाने चले, और ये 2 साल और मिला दो आप 19-20 की, तो शायद और भी नीचे आई होगी। तो आप तो चले थे बढ़ाने, ये तो आधी के करीब आ ली। तो ये तीसरी बात हुई। चौथी फिर बहुत महत्वपूर्ण है कि 2018 में के अंत में जब 19 का चुनाव आने को हुआ तो इन्होंने उसी सिफारिश को स्वामीनाथन की निकाला और दावा ठोक दिया कि हमने तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी। आप आश्चर्य करोगे कि वो C2 की जो परिभाषा थी उसको ले आए A2 प्लस FL पर, यानी जी। पेड आउट कॉस्ट और फैमिली लेबर। तो उतना तो पहले ही हो रहा था, मुश्किल से 10-15 रुपए क्विंटल जिन्स का फर्क पड़ा मुश्किल से, और आज तक उसको ढिठाई से कहते जा रहे हैं, पूरी ढिठाई से, कि नहीं साहब हमने लागू कर दिया। जबकि स्वामीनाथन के मिशन की रिपोर्ट तो मेरे पास पड़ी है, मैंने उसका एक एक शब्द पढ़ा है। तो उसके ऊपर फिर एक और भूमि अधिग्रहण कानून जो यूपीए सरकार ने पास किया था 1894 का, ब्रिटिश वाला, जिसमें कहा था कि सर्कल रेट से डबल तो मुआवजा होगा, जितनी और रकम बनेगी उसके बराबर सोलेशियम मिलेगा। उसको आके डाइल्यूट करना चाहा, लोकसभा में पास भी करा लिया। वो तो दया हुई ऊपर वाले की कि राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये सारे जो सर्कमस्टेंस हैं, इनसे किसान में अविश्वास होना स्वाभाविक बात था, कुदरती बात थी। तो जी। सरकार को एक मौका मिला था कि उस विश्वास को वापस जीते, कुछ सिंसियरिटी सेंसिटिविटी दिखाएं। अब उसमें भी चालबाजी कर दी साहब, कमेटी वही बना दी जो इसके वकील हैं, इनको तो मैं सारों को जानता हूँ। तो क्या ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये अपनी छवि देना चाहते हैं कि हम बहुत मजबूत सरकार हैं? जी हाँ, और बिल्कुल कांग्रेस जो थी बिल्कुल उसने तो बिल्कुल बिल्कुल। बाबा रामदेव से सरेंडर कर दिया था और फिर वो उठ नहीं पाई। तो जी हम बहुत मजबूत सरकार हैं, या इसके अलावा कोई और मकसद भी हो नहीं, सकता है? बिल्कुल कोई मकसद नहीं है इस तरह का आत्म केंद्रित, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ ऑब्सेशन कहते हैं, जी। इस तरह की बात और इतना अहंकार कभी किसी सरकार में मेरी निगाह में तो देखने में नहीं आया हिंदुस्तान में जी। कभी। जी। और जहां जहां और- विदेशों में हमने चीजें देखी हैं, जी। वहां उनका जो नतीजा हुआ है वो कोई बहुत अच्छा नहीं निकला। इसलिए वो जो हम्म। आशंका आपने व्यक्त की थी, मैं सहमत हूं कि आगे जो है भविष्य कोई बहुत अच्छा नहीं दिख पड़ रहा है। सोमपाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाने से पहले फैज की दो दो पंक्तियां आपको सुना के जाना चाहता हूँ। जी वो मुझे यकीन है कि आप उसे पसंद करेंगे। जी देश में हाकिम जालिम हो, जी सिस्कियां न सुने मासूमों की। जी जिस देश में जिस देश के जिस देश में ओहदेदार ओहदा न संभाले जाते हो, जिस देश में हाकिम जालिम हो, सिसकी न सुने मासूमों की, जिस देश के ओहदेदार ओहदा न संभाला जाता हो, उस देश की जनता को हाकिम से सवाल उठाना वाजिब है। उस देश की जनता को, हर लीडर को हटाना वाजिब है। ये फैज ने कहा था। मैं समझता हूं ये वक्त आ गया है कि जब हाकिम सिसकी नहीं सुनता मासूमों की जी और ओहदेदार ओहदा संभालने के काबिल नहीं है, जी। तो सवाल उठाना वाजिब है और हर लीडर को गद्दी से हटाना, उतारना हमारा फर्ज बनता है। इन मैंने अल्फाज जो के साथ मैंने जो सेंटिमेंट कहा था आपको सिविक्स की किताब का, जी। the first and foremost duty of the nation state to protect the life, property and dignity of citizen. But now the state is becoming the biggest cause of denigration. जी। तो यही बात फैज साहब के उसमें आपने कितने जी। अच्छे सुरखरू अंदाज में कही। बहुत बहुत जी। शुक्रिया आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया श्यामपाल भाई। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, और मैं अगले हफ्ते फिर किसी ऐसे ही दानिश्वर से, ऐसे ही लोगों से हम सीखना चाहेंगे। और ये जो हमारा मकसद है कि जो चीजें हम नहीं समझ पा रहे हैं वो उन बुद्धिजीवियों से समझें, और उन लोगों से समझें जिनका एक लंबा वास्ता रहा है सियासत से इस मुल्क को बनाने और संवारने में। आज उनके ऊपर क्या गुजर रही है, हम उससे हर हफ्ते उनसे गुफ्तगू करके अपने नौजवान साथियों को सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अगले संडे को हम फिर किसी न किसी मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।